जय हिंद एवरीवन। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज आपके लिए लेके आए एक नई जानकारी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे अभी सुप्रीम कोर्ट पे जो मिसिंग रोहिंग्याज है उनका जो मामला पहुंचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और जो जजेस हैं उन्होंने मतलब इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था, डू वी गिव अ रेड कार्पेट वेलकम टू द चीफ जस्टिस इन द मिसिंग रोहिंग्या केस। क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक पेटिशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो रोहिंग्यास हैं जिनको उनके देश में वापसी के लिए मतलब एक तरह से उनको क्या किया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है, तो ऐसे लोगों को एक तरह से जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, उनके एरियाज पे उनको वहां पे कैप्चर करके उनका फिर वहां पे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है इसमें उनके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई कोई अगर व्यक्ति हमारे देश में एक तरह से बिना परमिट के बिना एक तरह से वैलिड जो पेपर्स होते हैं उनके बिना अगर हमारे देश में आता है, तो हमारा देश एक तो पहली बात तो हमने यूएन के रिफ्यूजी कन्वेंशन पे साइन नहीं कर रखा है, तो हमारा देश वो ऑब्लिगेटरी नहीं है उसके लिए कि उन लोगों का भरण पोषण करे। हमारे देश के लिए बनता है क्योंकि भाई वो उनमें से कई लोग ऐसे देखने को मिले हैं जो हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी का भी खतरा बनते हैं। तो ऐसे में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो व्हाट हैपेंड, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ हियरिंग ऑन पिटीशन, तो ये जो पिटीशन डाली गई थी concerning the detention, disappearance and deportation of Rohingya individuals made strong observations। तो इसको लेके उन्होंने strong observations दिए हैं और उन्होंने कहा, कोर्ट ने आस्क किया है कि whether people who enter India legally can be given a red carpet welcome, कि मतलब ऐसे लोगों को क्या रेड कार्पेट वेलकम देना होगा जो इलीगली हमारे देश में आ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पे। द हियरिंग रिफ्लेक्ट्स द कंटिन्यूइंग टेंशन बिटवीन ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स नेशनल सिक्योरिटी। अब इसमें देखिए क्या है कि बैलेंस बनाने की जरूरत है। ठीक है, हमारा देश जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करने वाला देश है, लेकिन हमें नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। ठीक है, तो इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेन नेशनल्स, तो ऐसे जो अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए भारत को कुछ ना कुछ तो लीगल क्राइटेरिया बनाना होगा। द पेटिशन बिफोर द कोर्ट सॉट रिलीफ फॉर रोहिंग्या इंडिविजुअल्स हेल्ड इन डिटेंशन सेंटर एंड प्रोटेक्शन फॉर दोज फेसिंग डिपोर्टेशन। तो ये जो प्रोटेक्शन ये किस चीज के लिए बात कर रहे थे पेटिशन पे, पेटिशन वो रिलीफ मांग रही थी रोहिंग्या इंडिविजुअल्स के लिए कि भैया इनको डिटेंशन सेंटर में और प्रोटेक्शन में इनको मतलब डिपोर्टेशन से इनको क्या करना चाहिए, इनको इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। क्योंकि जो डिपोर्टेशन हो रहा है वो क्या है, क्योंकि भाई ऐसे लोगों का ये डिपोर्टेशन, ये वहां से पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज कि वो वहां से भागे ही क्यों। वो इसलिए आए क्योंकि वहां पे रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था, धर्म के नाम पे हत्याएं कर रहे थे म्यांमार में बुद्धिस्ट लोग। तो ऐसे में ये वहां से भागे, अभी हम इनको जबरदस्ती वापस से डिपोर्ट कर दे रहे हैं, तो वहां पे फिर से अगर इनको जान का खतरा है, तो ऐसे में हम यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पनाह दे सकते हैं। लेकिन ओवर द पास्ट मंथ अथॉरिटीज अक्रॉस सेवरल स्टेट हैव आइडेंटिफाइड अनडॉक्यूमेंटेड रोहिंग्या माइग्रेंट्स। अथॉरिटीज ने उनको आइडेंटिफाई किया है, प्लेस किया है उनको होल्डिंग फैसिलिटीज में, उनके वेरिफिकेशंस की पेंडिंग की जा रही है उनको डिपोर्टेशन के लिए भेजने के लिए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैव रिपोर्टेड इंस्टेंसेस ऑफ फोर्स्ड एक्सपल्शन, डिसअपीयरेंस एंड लैक ऑफ ड्यू प्रोसेस। ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप है उनका कहना है कि बहुत ज्यादा फोर्स्ड एक्सपल्शन हो रहा है और मतलब इनको एक तरह से कोई ह्यूमन राइट्स का ध्यान नहीं दे रहा है। इंडियाज लीगल पोजीशन ऑन रेफ्यूजी, और अगर देखा जाए कि भारत की लीगल पोजीशन क्या है, अगर लीगल ग्राउंड पे क्या कोर्ट को मतलब घेर सकते हैं, तो ऐसे में 1951 का जो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन है, जो 1967 का जो प्रोटोकॉल है, इंडिया दोनों का ही सिग्नेटरी नहीं है और इंडिया के पास अपना कोई डोमेस्टिक रिफ्यूजी लॉ भी नहीं है। तो इंडिया ने ना तो यूएन की इस संधि पर साइन कर रखा है, ना इंडिया के पास अपना कोई डोमेस्टिक यानी अपना कोई देशी कोई ऐसा कोई रिफ्यूजी से रिलेटेड कोई कानून भी नहीं है। देयरफॉर देयर इज नो ऑटोमेटिक लीगल कैटेगरी ऑफ रिफ्यूजी। तो इस तरह से भारत में कोई रिफ्यूजीज की लीगल ऑटोमेटिक कैटेगरी बन ही नहीं रही है। एप्लीकेबल स्टैट्यूट्स में देख लेते हैं, तो इन द एब्सेंस ऑफ रिफ्यूजी लॉ all foreign nationals without valid travel or identity documents are governed by Foreign Act 1947। जब हमारे देश में कोई उस तरह का सिग्नेचर भी हमने नहीं साइन किया हुआ यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन में, हमारे में रिफ्यूजी को कैसे डील करना है ऐसा कोई कानून नहीं है, तो वो सारे रिफ्यूजी जो अनडॉक्यूमेंटेड जो पेपर्स वैलिड पेपर्स के साथ हमारे देश में नहीं आए उनको फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत क्या किया जाता है, डील किया जाता है, जिसमें उनका डिटेंशन अलाउड है, रेगुलेशन, डिपोर्टेशन, ये सारी चीजें। डिपोर्टेशन यानी वापस अपने देश में भेज दो। पासपोर्ट एंट्री इनटू एक्ट 1920 रेगुलेटिंग एंट्री विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अनडॉक्यूमेंटेड रोहिंग्यास एज इलीगल माइग्रेंट्स अंडर द लॉज। ठीक है, तो उनको इलीगल माइग्रेंट्स कहा गया है कि भाई वो इलीगल माइग्रेंट्स है, तो उनके स्टेटस को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। जब हम उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते
तो हम उनके प्रोटेक्शन की बात, मतलब हम उनको अपने देश में कैसे रख सकते हैं, ठीक है, हमें तो डिपोर्टेशन करना होगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के क्या की ऑब्जर्वेशंस है जो जिससे अभी देश की राजनीति भी थोड़ी सी गरमाई हुई है, कैन इंट्रूडर्स बी गिवन अ रेड कार्पेट वेलकम, कि क्या जो इंट्रूडर्स हैं उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया जाना चाहिए, कि मतलब जो जो एक तरह से हमारे देश के कानून का उल्लंघन करके हमारे देश में आ रहा है, हाँ उसका रीजन है कि उसका धार्मिक प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो उस वजह से वो आ रहा है, तो वो रीजंस भी है, उनके भी कई सारे एक तरह से, मतलब एक तरह से अलग अलग रास्ते होते हैं एनजीओ के थ्रू वो जो एफिलिएटेड होते हैं, लेकिन उसमें से कई जो रोहिंग्यास है वो देखे गए हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज में देखे गए हैं, तो फिर ये पूरी कम्युनिटी पे क्वेश्चन मार्क एक तरह से लगा देता है, क्योंकि हमें एहतियात बरतना होगा, नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए क्या है, सर्वोपरि है, ठीक है। तो दिस रिमार्क इनकैप्सुलेट द कोर्ट्स व्यू दैट इलीगल एंट्री इनटू इंडिया क्रिएट्स नो एंटाइटलमेंट, इलीगल एंट्री को हम बिल्कुल भी, जैसे अमेरिका में जो इलीगली एंटर हुए थे चाहे इंडियंस हो या दूसरे दूसरे देश के नागरिकों, अमेरिका ने उनको हाथ में हथकड़ियां डाल के डिपोर्ट किया था, उस पर हमने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया था कि हमारे देश के नागरिकों को ऐसे कैसे आप प्लेन में आप छोड़ के गए हाथ में हथकड़ी, आप प्लेन में भी हाथ में हथकड़ी पहना के बैठे रहे, क्योंकि हम कह भी क्या सकते थे, वो इलीगली गए थे, उन्होंने कहा अब कोई अगर गया कानून को तोड़ेगा तो उसके बिहाफ पे कैसे हम उसको कह सकते हैं कि आप इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, भाई कानून को तोड़ने में तो फिर उसकी सजा मिलेगी ना। तो लिमिट्स ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, द कोर्ट इंडिकेटेड दैट इट कैन नॉट ओवरराइड द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी, तो कोर्ट का कहना था कि भाई गवर्नमेंट का काम है इन सब चीजों से डील करना, तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी को, क्योंकि हमारे देश में जो है एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, लेजिस्लेटिव है जो कानून बनाती है, विधायिका है, और जो न्यायपालिका जुडिशरी, ये तीनों इंडिविजुअल है, ये एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे में एनी रिलीफ मस्ट ऑपरेट विद इन द फॉरेनर्स एक्ट एंड पासपोर्ट लॉ, तो बोले कोई भी रिलीफ अगर होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे बाईपास नहीं कर सकता, उसके लिए वो तो या तो फॉरेनर एक्ट के तहत होना चाहिए या पासपोर्ट लॉ के तहत होना चाहिए। कोर्ट्स कैन नॉट ऑर्डर ब्लैंकेट रिलीज और प्रोटेक्शन ऑफ दोज लैकिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो कोर्ट उनको ऑर्डर नहीं कर सकता। नेशनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स में देख लेते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है कि सर्टेन रोहिंग्या सेटलमेंट्स हैव बीन लिंक्ड विद रेडिकलाइज्ड नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या ऑर्गेनाइज किया है कि कुछ कुछ रोहिंग्या जो सेटलमेंट्स हैं वो रेडिकलाइज्ड नेटवर्क और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो संगठित अपराध होते हैं ना, जिसमें जैसे ड्रग्स का अपराध हो गया, मानव तस्करी के अपराध हो गए, उनसे जुड़े हुए पाए गए। वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी इज चैलेंजिंग, और इनके रिलायबल, चूंकि म्यांमार में इनके डॉक्यूमेंट नहीं है, म्यांमार में भी इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इस वजह से इनका वेरिफिकेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाता। म्यांमार में वैसे ही सैनिक तानाशाही चल रही, कोई सिस्टम वैसा तो चल नहीं रहा कि जनगणना वगैरह हुई हो तो उनके डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए। लार्ज स्केल इलीगल माइग्रेशन अफेक्ट डेमोग्राफिक बैलेंस, और लोकल सिक्योरिटी को भी खतरा होता है, और इससे डेमोग्राफिक बैलेंस भी मतलब एक तरह से बिगड़ जाता है ना, और जनसंख्या का मतलब जो अनुपात होता है वो बिगड़ता है। द कोर्ट नोटेड दैट असेसमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फॉल प्राइमरली विद इन द एग्जीक्यूटिव डोमेन एंड जुडिशरी मस्ट डिफर वेयर क्रेडिबल कंसर्न्स आर रेज्ड, तो जुडिशरी को केवल वहीं पे इंटरफेयर कर सकती है जहां पे क्रेडिबल कंसर्न्स है, अदरवाइज तो ये पूरा किसका मामला आ जाता है, एग्जीक्यूटिव का मामला आ जाता है। ह्यूमन राइट्स एडवोकेट करते हैं, आर्ग्यू दैट डिपोर्टिंग रोहिंग्यास टू म्यांमार वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट which forbid sending individuals to places where they may face persecution, ठीक है। इंडिया का स्टैंस इसमें क्या है, गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है नॉन रिफॉल्वमेंट इज नॉट बाइंडिंग सिंस इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द रिफ्यूजी कन्वेंशन, तो इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है, तो इंडिया के ऊपर वो सारी चीजें लागू नहीं पड़ती हैं। ह्यूमन राइट्स के जो कंसर्न है कि उनको फोर्स्ड एक्सपेंशन और ये आर्बिट्रेरी डिटेंशन और इनका कोई भी लैक ऑफ ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया जाता, तो ये ह्यूमन राइट्स के क्या है, कंसर्न है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट पे आ जाता है, सिचुएशन ऑन द ग्राउंड क्या है, ये टेंथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोहिंग्यास हजारों की संख्या में है, इंडिया अक्रॉस जम्मू में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, हरियाणा में है, और सिग्निफिकेंट पोर्शन इनके पास, ज्यादातर के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और इतनी भारी संख्या में भारत में है, तो इनके लिए डिटेंशन सेंटर्स जो बनाए गए, स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्टिव्स को, कि किस तरह को इनको रखा जाएगा, इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, इनको देखा जाने कहीं कोई एंटी नेशनल गतिविधि में तो नहीं इन्वॉल्व है, प्रोसेसिंग, रिपेटेशन एंड डिपोर्टेशन, और फिर प्रोसेसिंग करके इनको वापस से डिपोर्ट करने की वो चीजें होंगी। लेकिन डिपोर्टेशन में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि जो म्यांमार है, म्यांमार में एक तरह से अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है नेशनैलिटी का, और वो स्लो है, और बहुत ज्यादा क्या है, अनसर्टेन है। ह्यूमन राइट ग्रुप्स क्लेम करते हैं कि सम एक्सपल्जन्स इन मिड 2025 डिड नॉट प्रोवाइड एडुकेट इंडिविजुअल हियरिंग, क्योंकि इनको इंडिविजुअल हियरिंग भी नहीं प्रोवाइड की गई, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। द कोर्ट मस्ट बैलेंस दीज एलिगेशंस विद इन द गवर्नमेंट्स क्लेम ऑफ प्रोसीजरल एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर उसमें कुछ कोर लीगल क्वेश्चंस भी आते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे कि डिटेंशन का रेमेडी, मतलब उसको किस तरह से वो हैंडल किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन क्या है, कि भाई दोनों में बैलेंस होना चाहिए ना, नेशनल सिक्योरिटी को ताक पे रख के हम ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन में आ जाता है कि भाई आर्टिकल 14 है, 21 है, लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, 14 इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। तो हालांकि और वो सबको देता है, जो फॉरेनर्स है उनके भी देता है और जो भारत देश में रह रहे हैं उनके लिए भी इक्वालिटी की बात होती है, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती है। अब इसमें मिडिल पाथ लिया जा सकता है कि भैया वो सारी चीजों पे क्या किया जाए, बैलेंस बना के चला जाए, ठीक है। तो ब्रॉडर पॉलिसी इंप्लीकेशन में क्या आएगा कि हमें एक रिफ्यूजी लॉ की जरूरत है, हमें इन फ्यूचर ऐसी चीजों से हैंडल करने के लिए हमें एक रिफ्यूजी लॉ की जरूरत है। हमें इंटरनेशनल इमेज और ह्यूमन राइट्स कंसिडरेशंस को भी ध्यान रखना होगा और सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज, और जिसको आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। हमारे टीडीए की जो ब्रांचेस हैं इलाहाबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में, रांची में, श्री गंगानगर में, और ये हमारा टीडीए का ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, है ना, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसी तरह की और जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।